आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं महानूर खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं महानूर, ठीक हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम 26वीं सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं और हमारा जो आज का मौजू है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। ज़कात। ज़कात क्या है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात मोमिन के माल को पाक करती है। ज़कात किन लोगों को देना वाजिब है और सदक़े और ज़कात के असल हकदार कौन है? ज़कात की रकम आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आज की निशिस्त में जानेंगे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊँ। आज हमारी निशिस्त पे जो मेहमान हैं उन्हें आप काफ़ी अरसे से टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं और इनको देख के अक्सर लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट भी आती है। और मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात है कि जो आज के मेरे दोनों मेहमान हैं वो हमारी इस नशिस्त में आए। हमारे पहले मेहमान हैं शहजाद रज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरीक कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है शहजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारी इस नशिस्त में आए। नहीं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आपने बुलाया और चैनल का शुक्रिया आज का कि उन्होंने इस काबिल समझा कि हम लोग यहाँ आए। बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे मेहमान, इन्हें आपने काफ़ी अरसे से टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं। कई दफ़ा आपने इनको मनफी किरदारों में देखा होगा, लेकिन जितना मैं इन्हें जानता हूँ एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं और बहुत खुश अखलाक हैं। और जो जूनियर्स हैं, मैं जब बिल्कुल मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो एक दफ़ा इनसे मेरा आमना सामना हुआ और ये मुझे नहीं जानते थे, लेकिन ये जिस तरह मिले, शायद इनको भी ये बात याद ना हो लेकिन आज तक मेरे जहन पे वो बात याद है कि कितने सीनियर एक्टर, इतने बड़े सेलिब्रिटी ने मुझे इस तरह रिस्पांस दिया जो मेरे लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है। और आज ये मेरी निशिस्त में है, ये भी मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शरी, कैसे हैं आप? भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारी निशिस्त पे आए। प्लेजर। रोज़ाना की तरह हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं? बिल्कुल। अपनी निशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। नातखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जामी रज़ा। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नात शरीफ पेश करें। भाई आपसे शुरू करूँगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको देख के बहुत से चेहरों पर मुस्कुराहट भी आती है और एक लंबा अरसा हो चुका है आपको इस फील्ड में, तो ये करियर का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह शौक़ हुआ आपको? ज़ाहिर एक होता तो बचपन से इंसान के अंदर ही है, लेकिन किस तरह पता चला कि ये भी टैलेंट है? नहीं, कोई पता नहीं चला था तो पता बाद में चला। अच्छा। कि हम ये शायद कर सकते हैं। उस वक्त तक तो पता नहीं था कि तो इत्तफाकन सर ये 67-68 की बात है जब से हमने शोबिज़ शुरू किया है और रेडियो पाकिस्तान से बोलना शुरू किया और स्कूल में थे, स्कूल ब्रॉडकास्ट से शुरू किया। तो उस वक्त तक कुछ नहीं पता था, ऐसे ही बस। लेकिन उसके बाद फिर जब आप कोई काम करते हैं तो उसको लगन से और मोहब्बत से, ईमानदारी से करना चाहिए। ये हमने वहाँ जाके सीखा। कुछ तरबियत घर की थी और कुछ वहाँ हमें जो बड़े मिले उनकी तरबियत थी कि इसको किस तरह लेके चलना है। तो वहाँ जाके एहसास हुआ कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसमें बड़ी मोहब्बतें बांटनी पड़ेंगी और ईमानदारी के साथ बांटनी पड़ेंगी, बड़ी मेहनत के साथ बांटनी पड़ेंगी। और अगर ईमानदारी से कोई काम किया जाए तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है बेशक, और उसका अर्निंग जो है ना वो कम होती है जो पैसे की शक्ल में बिल्कुल, लेकिन आपको सुकून बहुत मिलता है। सुकून भी है और फिर वो शहजाद भाई की इज़्ज़त एक जिस तरह मिलती है, जो आपकी इज़्ज़त है वो फिर ज़ाहिर है आपके उस लगन से मिलती है। शहजाद भाई आपने स्टेज पे भी काम किया है, हमने देखा है कि आपने मज़ाहिया प्लेस भी किए, सीरियस एक्टिंग भी देखी। वैसे पर्सनली ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में ज़्यादा आता है? शरी भाई मसला ये है कि जब आप काम को अच्छे अंदाज में मेहनत से और समझ के करने की कोशिश करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। सारे काम में मज़ा आता है, सारे उसमें हाँ। मैं देखिए मैंने जब स्टार्ट किया तो पहला अवार्ड जो लिया था वो मैंने विलेनिश रोल में लिया था। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि आपने मोहम्मद बिन कासिम में राजा दाहिर बना था मैं। और राजा दाहिर सर वो एक बड़ा कोई अजीब सा आदमी था। तो वो अवार्ड मैंने लिया और मैंने अपने उस वक्त मैं कॉलेज में आ गया था
तो वो हमारे कॉलेज को शील्ड गई। तो सर ये हमने वो भी कर लिया, हमें पता ही नहीं था कि हम ये कर सकते हैं, हमें पता नहीं था कि हम खबरें भी पढ़ सकते हैं, हमने वो भी पढ़ ली। हमें पता था कि हम कॉमेडी तो ट्रेंड ही नहीं मेरा। अच्छा। ओ यस, आप यकीन करें कॉमेडी, बल्कि मैं तो शहजाद साहब से कहता हूँ, शहजाद साहब इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छे जुमले इस्तेमाल करते हैं कॉमेडी में बेशक। कि मैं बड़ा मुतक़िद हूँ इनका। बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छे जो लाइनें होती हैं ना कॉमेडी के हवाले से, जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग और उसके हवाले दूसरे भी। दूसरी चीज़ें देखिए, आप किसी टोन में कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, वो टोन चाहे पश्तो हो, चाहे बंगाली हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी टोन हो, बलोची हो, कम से कम आप अपनी बात कन्वे कर दें उस हैसियत से, बिल्कुल, तब कामयाबी है आपकी। ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो उन्होंने का टोन्स बनाना, ये भी एक बड़ी बात होती है। शहजाद भाई आपके जाने आऊँ, आप मैंने एक इंट्रो में बात कही थी, मुझे याद है आपको नहीं होगी, जब मैंने बिल्कुल नया नया मैं फील्ड में आया था तो आप मुझे एक सेट पे नज़र आए थे और आप से मैंने सलाम किया, आपने मुझे बहुत प्यार से उसका जवाब भी दिया और बहुत अच्छे से मिले। शहजाद भाई ये तो अब ज़ाहिर है मैं नहीं कहता कि आप हर वो होगा, तो ये तो आपके अंदर था ही। शहजाद भाई हमारे यहाँ एक चीज़ ये होती है कि जब भी कोई इंसान कुछ बनता है, आजकल देखने में आता है, तो ज़रा वो इसमें आ जाता है कि आई एम समथिंग, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ नहीं थी। ये घर से तरबियत थी, क्या सोच क्या थी? एग्जैक्टली शरी, ये मेरे घर की ही, मेरे वालिदैन की तरबियत थी। क्योंकि मेरे वालिद जब मैं इस फील्ड में आया था, क्योंकि इस फील्ड में इज़्ज़त भी है, शोहरत भी है, पैसा भी है, हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और तो मेरे वालिद ने मुझे बुला करके एक दिन कहा था कि बेटा देखो, जिस दरख्त को फल लगा हुआ होता है ना, वो हमेशा झुका हुआ होता है। सुभान अल्लाह। तो एक अपनी गिरा में बांध लो ये बात कि कभी जिंदगी में इस तरह का कोई अमल नहीं करना जिससे किसी की जात को कोई नुकसान पहुंचे, बिल्कुल, और उसके दिल आज़ादी हो उसकी। तो शायद वो मेरे दिल में इतनी उससे उतर गई बात। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि मेरी जात से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। मतलब ये नहीं कि सिर्फ रमज़ान में, रमज़ान के अलावा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने उमूमन ये देखा है कि लोग रमज़ान में वो ज़रा सा हो जाते हैं कि यार ज़रा ये कर लो, ये कर लो। मैं कहता हूँ कि ये 12 महीने हमें इसी तरह का अमल जारी रखना चाहिए। और मेरे कुछ दोस्त हजरात हैं जो ज़रा वो तुम्हारी वाली बात भाई के उनमें आ गया है, अकड़फूँ और ये वो, तो मैं उनको कहता हूँ भाई अल्लाह का जितना शुक्र अदा कर सकते हो करो। बेशक उसने तुम्हें ये मकाम दिया कि तुम्हें दौलत भी दी, इज्जत भी दी, शोहरत भी दी, वरना मेरे आपके हमारे जैसे पता नहीं कितने सैकड़ों लोग रोडों पर फिर रहे हैं और उन बेचारों को चांस नहीं मिल रहा, तो वो इस तरफ आ ही नहीं सकते। बल्कि ये बात, ये इस शहजाद भाई की बात थोड़ी सी आगे यूँ बढ़ती है कि ये जो महीना है रमज़ान का, इसी रमज़ान में ही आप ये अच्छे काम बातें करने की कोशिश न करें। ये तो नमूना है आपको कि बकिया 11 महीने भी ऐसे गुजारो। और बिल्कुल जैसे कि शहजाद भाई ने कहा कि इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया, क्योंकि बहुत से लोग घूम रहे होते हैं। अगर अल्लाह ताला ने आप पे करम किया है तो अल्लाह के बंदों के साथ आप सिला रहमी करें, हुस्न सलूक करें, इससे अल्लाह भी खुश होता है। यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ इस नशिस्त पे हैं और बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिलना है और डेफिनेटली आप भी जानना चाहते होंगे। शहजाद भाई करियर की जहाँ पे बात करें, मैंने शहजाद भाई से पूछा, शहजाद रज़ा भाई से, कि उनका करियर किस तरह शुरू हुआ, आपका करियर किस तरह स्टार्ट हुआ, और फिर पहला चांस जो होता है वो सबको याद रहता है, वो किस तरह आपको? बात ये यार, मेरे जो सीनियर्स हैं जैसे शहजाद भाई हैं और दूसरे मेरे मोहतरम हजरात हैं इसमें, इस फील्ड में, उनसे मैंने एक बात सुनी थी कि एक्टर या तो होता है या नहीं होता। बिल्कुल। और एक्टर पैदा होता है, एक्टर बनता नहीं है।
मतलब माजरत के साथ फी जमाना तो एक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है ना कि भाई इसको चलो भी यार लिया, इसको उसको भी भी डाल लिया। दो, इसको भी डाल दो। बिल्कुल। तो बस वो शायद वो वाले मामलात अंदर थे, क्योंकि वो मेरे दोस्त वगैरह भी मुझसे कहते थे यार ये तो बहुत बड़ा एक्टर है और यूं है और यूं है। बस वो एक सिलसिला हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरफ से रोज़ी देनी थी, इस तरफ डाल दिया, और वहाँ से एक बस पाकिस्तान टेलीविज़न से एक ड्रामा किया। उसके बाद एक ड्रामा जब कर लिया और वो अच्छा हो गया, हिट हो गया, तो फिर चल सो चल हो गया। तो शहजाद भाई, आप वहाँ तक जो जर्नी होती है, पहले कहते थे कि पीटीवी के बाहर भी बहुत से लोग खड़े रहे, जी, जी, पीटीवी जी, से चांस बिल्कुल, मिला, वो जर्नी आपकी क्या थी? ओहो, वो चांस किस तरह था कि किसी डेफिनेटली डायरेक्टर ने देखा होगा, नहीं। उसने फिर कहा होगा भाई आप हमारे साथ काम करें? असल में अब तो बहुत दावेदार हो जाते हैं ना कि यार इसको हम लाए हैं हाँ। फील्ड में, इसको हम लाए हैं। अब क्या ऐसा नहीं था। शहजाद भाई से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, जब मैं टेलीविजन नहीं भी करता था, जब से मेरी शहजाद भाई से दोस्ती है, और घर वाला मामला है इनके साथ बिल्कुल मेरा। बिल्कुल। लेकिन मैंने कभी शहजाद भाई से या और दीगर जो मेरे दोस्त थे इनसे कभी नहीं कहा कि मुझे ड्रामों में काम करने का शौक है या नहीं। वो मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, तारिक रफीक, जो मेरे साथ बैडमिंटन खेला करते थे। तो हम एक दिन ऐसे ही बैडमिंटन खेल रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा यार आप टीवी ड्रामा में क्यों नहीं काम करते? तो मैंने कहा यार देखो मुझे जी हुजूरी नहीं आती है और सिफारिश मेरी कोई है नहीं, जो सीधी बात है। कहने लगे नहीं आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको लेके जाऊंगा। खैर हम एक दिन टीवी चले गए, तो अब्दुल करीम बलोच साहब उस वक्त बिल्कुल, जीएम MD होते थे, GM होते थे, बिल्कुल। जीएम होते थे। तो उनके जो पीए थे महमूद साहब, वो उनके कज़न थे। तो महमूद साहब ने मुझे जीएम साहब से मिलवाया, और जीएम साहब ने मुझे, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब इकबाल लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने फिर मुझे एक अपने प्ले में चांस दिया, और उस प्ले का नाम था पादाश। बिल्कुल। बस वहाँ मैंने वो काम किया, कुछ थोड़ा सा वही जैसे मैंने बताया ना अंदर था, तो वो निकला जब बाहर तो वो अच्छा हो गया, वो अल्लाह ने करा दिया मामला। बस वहाँ से फिर फिर उसके बाद से अल्लाह ताला मजीद इज्जत ही देता रहा, और इंसान की नीयत अच्छी हो तो डेफिनेटली इज्जत आपको मिलती है। बिल्कुल। शहजाद भाई, जिस ज़माने में आप लोगों ने काम स्टार्ट किया, उस ज़माने में काम को बहुत ज़्यादा सीरियस उसमें लिया जाता था, रिहर्सल्स होती थी, एक एक चीज़ को नोटिस किया जाता था। अब और वो ड्रामे आज तक लोगों को याद है, चाहे उस वक्त वो बच्चा कोई उसकी एज भी नहीं होगी, लेकिन उसको याद होगा कि वारिस ड्रामा कौन सा था और दूसरे ड्रामे। जी जी। अभी आप क्या देख रहे हैं? अभी भी काम हो रहा है, लेकिन पहले और अब में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं? देखिए, ये दौर हैं, एक दहाई, दो दहाई, तीन दहाई, तो हर दहाई का फ़र्क आपको अगली दहाई में मिलेगा, फिर उसकी अगली दहाई में उसका फ़र्क मिलेगा। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। बिल्कुल। लेकिन हम अपने पिछले दौर को याद करते हैं, किसी भी चीज़ में ले लें आप, तो हम अपने काम के हिसाब से अगर बात करें, तो जो हमने अपना टाइम गुजार दिया ना, और जिन लोगों के साथ गुजार दिया, ना ऐसे लोग मिले, ना ऐसा वक्त मिला। देखिए, पहले रिहर्सल्स होती थी 6-6, 7-7, बिल्कुल। फिर 10-10 दिन उसकी मूव होती थी, निशानात लगा के कि देखिए ये है। उसके बाद सेट पे आता था ड्रामा। हमने तो लाइव भी किए कुछ, लेकिन सेट पे जब जाते थे तो इतने तैयार होते थे कि थोड़ी बहुत वो गुंजाइश मेहनत। है। हाँ, लेकिन सर वो चीज़ अब नहीं है। अब तो आए, हाँ भाई क्या स्क्रिप्ट लाए, हाँ एक्चुअली और ये तो वो उस काम में और उस काम में आपको डेफिनेट फ़र्क मिलेगा। मैं शहजाद जी, भाई की जी। बात को ज़रा सा बड़ा करूंगा कि प्रोफेशनलिज्म जो था ना, वो थोड़ा सा अब उसका लेवल कम हो गया। कम हो गया। बिल्कुल। उस ज़माने में लोग अपनी इज्जत के लिए काम करते थे और अपनी शोहरत के लिए काम करते थे। अब लोगों को पता नहीं, मुझे नहीं पता वो किस मकासद के तहत काम कर रहे हैं इस फील्ड में। लेकिन यह है कि मैंने जैसे आपसे शुरू में एक बात कही थी कि एक्टर बनता नहीं है शहरी, बाय बर्थ एक्टर होता है। पैदा होता है। बिल्कुल। तो अब जो हैं, जो बने हुए लोग हैं, जब आप कोई मसनूई चीज़ लेंगे तो वो आपको मसनूई नज़र आएगी ना। एक जो नेचर है, जो 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 किसी के अंदर है, जब आप उसे बाहर निकालेंगे तो वो अलग ही नज़र आएगी। और अगर कोई एक चीज़ आप मसनूई बनाएंगे तो वो भी आपको नज़र आ जाएगी। देखिए जी, जी। शहजाद भाई,
ने जो बात की, मैं एक बात जानता हूँ कि ना आप एक्टर बना सकते हैं, ना आप किसी को सिंगर बना सकते हैं। ये पैदाइशी होते हैं, इनको रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइन कर सकते हैं वक्त के साथ। जैसे कोयला और हीरा साथ पड़ा हुआ होता है ना कान में, आप कोयला और हीरा साथ पड़ा हुआ है, आप हीरे को तराश के उसको महंगा कर सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं। कोयले को कोयले रहे और हैं। आप फिर कहते ये हैं कि मैंने ये बनाया, देखो वो हीरा था पहले, आपने तराश के उसको थोड़ा रिफाइन किया है। कोयले को बना के दिखाएं हीरा, वो भी तो साथ पड़ा था उसके। अच्छा, अब मैं ये देखा ऐसे नहीं कोई बना नहीं सकता, किसी को कोई आर्टिस्ट नहीं बना सकता, ना ड्रामे का सिखा आता है अगर तो वो निकाल सकता है, रिफाइन कर सकता है। सिंगर भी कुदरती होता है बिल्कुल सर, वो उसके बाद वो रिफाइन होता है। अच्छा, अब जो ड्रामे हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई, कमर्शियल्स हो गए सारे, और पहले के दौर में क्वांटिटी कम थी लेकिन क्वालिटी आज तक याद है। आज भी हम देखते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि हम देखते रहें। इसका रीज़न क्या है? आप इसको ठीक ले रहे हैं कि ठीक है जी, रोज़गार बन रहा है, आए दिन लोग भी आ रहे हैं, चांस भी मिल रहा है, बहुत सारा हो गया, लेकिन इससे वैल्यूज़ नहीं गिर गई हैं। अब जो ड्रामे हैं, माजरत के साथ, उनकी कुछ स्टोरीज भी में ऐसी होती है कि जो हम अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, और हमें भी होता है। Quite right. उस वक्त के ड्रामे तो हमारे पड़ोसी मुल्क में भी देखे जाते थे, बल्कि हमारे ड्रामों की तारीफ भी होती थी। बात यह है शहरी के हमारे पड़ोसी मुल्क में हमारे ड्रामे दिखाकर एक्टिंग सिखाया करते थे पूना इंस्टीट्यूट में, बहुत और वो हमारे ड्रामे आज भी वहां पर पड़े हुए हैं। पड़े हुए। दूसरी बात यह कि आज काम की क्वांटिटी इतनी हो गई है और क्वालिटी, जैसे आपने बात की कि बिल्कुल, मतलब बिल्कुल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ज़ाहिर है, एक आर्टिस्ट ने 4-4 ड्रामे लिए हैं। अब बात यह है कि जिस वक्त शहजाद भाई वगैरह तो खैर बड़े सीनियर हैं मुझसे भी बहुत ज्यादा, बहुत पीटीवी एक ऐसा इदारा था जो आपको काम सिखाता भी था ओह और आपको पैसे भी देता था। ओह देखिए एक ऐसी बात है, ठीक है ना। और पीटीवी का ड्रामा आपका 8 बजे ड्रामा चलता था और 9 बजे आप मशहूर हो जाते थे। हाँ, और कोई छोटे से छोटे रोल में हो। आपको अगर अम्मा ने कहा ना जाओ भाई दही ले आओ, हाँ, जाकर, ट्रू, तो आप वो दूध वाले की दुकान पे खड़े हो, कहते भाई आप अभी तो ड्रामे में आ रहे थे। हाँ, तो ऐसा ही। ये था। अब ये क्वालिटी की बात थी ना। अब लोग काम बहुत कर रहे हैं लेकिन जानता कोई नहीं। हाँ, फील्ड में मशहूर है। अब मैं शहजाद भाई आपकी, आप यकीन करें अगर सब जगह ड्रामे देखें सारे आप चैनल्स के ना, तो 2-3 ड्रामे ऐसे होंगे जो एक से हैं। हाँ, सेम है। अब मैं मेरी बात कुछ शहजाद भाई, कहानी भी एक सी है, एक्टर भी वही है और कहानी भी वही है कि शहरी में आपको- तस्वीर बात करती है। मर चुका है, वो बात करती है तस्वीर। अभी ये तो मैं 4 ड्रामों में कर चुका हूँ, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। और वो राइटर भी कहता होगा ना, चलो दे दो, वो तो खरीद लेंगे। मैं अभी आपको मजे की बात बताऊं। मैं अभी एक डॉक्टर साहब से मुलाकात थी मेरी, मैं उनसे मिलने गया तो वो मुझे शायद रिकग्नाइज कर गए, पहचान गए। तो कहने लगे भाई क्या ड्रामे बना रहे हैं आजकल आप लोग। यकीन मानो सर, बाखुदा। मैंने कहा जी सर, मैं एकदम बौखलासा गया। मैंने कहा यार क्या मतलब, इन्होंने मेरा मर्ज पूछने के बजाय या कोई और बात करने के बजाय मुझ में एकदम अटैक कर दिया। मैंने कहा जी सर। कहने लगे भाई ये ड्रामे अच्छे नहीं बन रहे आपके आजकल, हम तो घर वालों के साथ बैठकर देख नहीं सकते। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर यही है। बिल्कुल, मैं इसी से खाता हूं, इसी से जिंदा हूं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। स्टोरीज को बेहतर कर सकते हम अच्छे राइटर्स के नॉवेल्स उठा सकते हैं, हम उनकी स्टोरीज उठा सकते हैं, और अपने जो आजकल के राइटर्स हैं उनको बेहतर कर सकते हैं बिठाकर। बल्कि हमसे लोग पूछते उनसे हैं, अच्छा लिखवा सकते हैं। हाँ, हमसे लोग ये पूछते नहीं हैं हो कि यार सकता। ये यही कहानी तो वो ड्रामे भी, तो हम अंदर से एम्बैरेस होते हैं। हमारे पास बड़ा टैलेंट है बिल्कुल सर, कोई मुकाबला ही नहीं है। और हम थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा ये उसका शिकार हो गया है बेध्यानी का, वरना इसको अगर हम ध्यान से करें, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, शहजाद भाई की बात कर रहा हूँ। जैसे शहजाद भाई, अगर हम इसको ध्यान से काम करेंगे ना, तो हम वो छोटी छोटी खामियां
जो छोड़ के निकल जाते हैं वो पकड़ सकते वो पकड़ सकते हैं। अब जैसे मैं शहजाद भाई को कहता हूँ, देखिए सामने बैठे हैं, बहुत सारे लोग पश्तो टोन बोलते हैं, लेकिन शहजाद भाई जब पश्तो, तो मैं ये देखता हूँ और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, वो इतनी नेचुरल होती टोन है वो बनाते हैं। टोन, जो टोन भी बोले। मैं ये कॉमेडियन नहीं है सर, लेकिन मैं इतने हिसाब से कहता हूँ, और उन्होंने कॉमेडी की भी है बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन अगर जो भी फ्लेवर दे रहे हैं ये ज़बान का, तो आर्टिस्ट को होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल जी। और जो हमारे इस तरह के सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, ये चलती फिरती इंडस्ट्रीज़ हैं, ये चलते फिरती आप कह लें इंस्टीट्यूट है, तो हमें सीखना भी चाहिए। और वही बात कि हम किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं बैठे, ठीक है ब्रेड एंड बटर है, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, रोज़गार के मौके हैं, लेकिन क्वालिटी आप अच्छी रखें और जो स्टोरीज़ हैं उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। महानूर, क्या बनाया आज आपने, ये बताएं। आज मैंने खट्टी हरी तिकियानी बनाई है। खट्टी हरी तिकियानी, जी। ये क्या चीज़ है? खट्टी हरी तिकियानी ये होती है कि सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट करके तंदूरी मसाला या बारबेक्यू मसाला, जिसमें भी आप करना चाहें, घरेलू मसाले से भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अच्छे से इसको मैरिनेट करके यानी 1 से 2 घंटे उसको अच्छे से फ्राई कर लिया दही में और अदरक लहसुन के पेस्ट में, ताकि इसकी हींग भी निकल जाए और एक अरोमा भी फैल जाए और खटास भी आ जाए, क्योंकि इसमें मैंने टमाटर यूज़ नहीं किए। जब अच्छे से इसकी मैंने देखी भुनाई हो गई, तो इसके अंदर मैंने अराउंड आधा पैकेट मैंने क्रीम का यूज़ किया, ताकि इसमें थोड़ा गाढ़ापन आए, और उसको अच्छे से भून लिया। और उसमें मैंने थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा साबुत धनिया मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अच्छे से इसकी भुनाई कर दी। जब ये रेडी टू कुक हो गया, तो बस अब मैंने इसको साइड कर दिया। इसके साथ मैंने दूसरी जगह हरी तिकियानी जो मैंने कहा वो इसलिए किया क्योंकि मैंने हरी मिर्चों का इसके साथ कॉम्बिनेशन रखा है, जिसमें मैंने सबसे पहले इमली को मैश करके उसका पेस्ट बना लिया। उसके अंदर थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा उसके अंदर ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरे की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप शौकीन हैं, जैसे यहाँ पे ज़्यादातर साबित ज़ीरा खाया जाता है, तो मैंने ज़्यादा उसकी क्वांटिटी रखी, उसका अच्छे से पेस्ट बना लिया। चाट मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा रखी ताकि एक चटपटा सा लुक आए उसमें। उसको अच्छे से पेस्ट्री फॉर्म में कर लिया। उसके बाद हरी मिर्चों का पेट काट के उसके अंदर फिलिंग की और दूसरी साइड पे उसको फ्राई किया। इसको आप सर्व कर सकते हैं फ्रोज़न पराठों के साथ या किसी भी आप पूरी के साथ। वैसे मैंने इनके साथ पराठे रखे ताकि एक अच्छा सा टेक्सचर आए, एक खट्टा और एक तरीके से तीखा, दोनों तीखा टेक्सचर आएगा। और ये बताएं कि ड्रिंक में क्या बना रही हैं आप? आज मैं हेल्दी शेक बना रही हूँ। जैसे रोज़ाना मैं कहती हूँ कि ये शुगर पेशेंट्स के लिए, इसमें बच्चे खुश हो जाएंगे। आज मैं उन लोगों को खुश कर रही हूँ कि जो मोटे नहीं हो पाते हैं। इस डिश से ज़रूर, मेरी इस ड्रिंक से तो ज़रूर वो मोटे होंगे। इसमें मैंने सबसे पहले बनानास डाले, इसमें मैंने पूरा 1 पैकेट क्रीम का डाला है। इसके अंदर मैं कोकोनट सिरम भी डालूंगी। कोकोनट सिरम आप ऐसे बना सकते हैं कि आपने कोकोनट लिया बाहर से, उसको अच्छे से कूट लिया, उसको अच्छे से शुगर सिरप में हस्बे जायका ब्लेंड कर लिया ऐसे कि उसका एक पेस्ट फॉर्म आ जाए, उसको इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद अब मैंने इसके अंदर कोकोनट पाउडर ऐड किया। अब इसमें दूध जाएगा और ये एक आपके लिए प्योर हेल्दी शेक बन जाएगा। और जिसको मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगा क्योंकि उससे वेट जो है वो गेन हो जाता है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि मरहबा के मशरूबात भी यहाँ पे पड़े हुए हैं और आप मशरूबात बिल्कुल मरहबा के इस्तेमाल करें। हमारा आज का मौजू ज़कात। मोहसिन भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि इस्लाम में ज़कात की अहमियत कितनी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन यानी तीसरी बुनियाद, कलमा के बाद नमाज, नमाज के बाद ज़कात का हुक्म। और कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद ने तकरीबन 84 जगह यानी कि ज़कात देने का हुक्म दिया। और ज़कात एक होता है कि बदनी इबादत नमाज इस तरीके से, इस तरह माली इबादत। और ये ज़कात से मुराद ये कि वो माल जो आप कमाते हो, समझते हो कि ये सारा मेरा है, तो हकीकत में उसमें से कुछ हिस्सा उन लोगों का है जिनको अल्लाह ताला ने इसका मुस्तहिक रखा है। बिल्कुल। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़काती, कि अपने मालों की हिफाजत करो ज़कात के ज़रिए। यानी जो शख्स चाहता है ना कि उसके माल की हिफाजत हो जाए और उसका माल महफूज हो जाए, तो वो क्या करे कि वो ज़कात दे। जब वो ज़कात देता है
तो माल महफूज हो जाता है। अच्छा, ज़कात के हकदार की जब आपने बात की तो हमारे यहाँ कौन लोग हैं जो ज़कात के जो है हकदार हैं? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ज़कात के हकदार की बात की जाए तो कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है इन्नमा सदक़ातुल लिल-फ़ुक़रा कि सबसे पहले जो अल्लाह ताला के रसूल अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि तुम सदक़ात व खैरात दो, तो सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह ने फरमाया फ़ुक़रा। फ़ुक़रा उसे कहते हैं जिसके पास खाने को कुछ भी ना हो, बिल्कुल। उसके बाद दूसरा है मिस्कीन, यानी कि एक वक्त का खा रहा है एक वक्त का नहीं खा रहा, इसी तरीके से। उसके बाद फ़ुक़रा के बाद मिस्कीन के बाद वो आमिलीन ज़कात जो ज़कात को जमा करते हैं, यानी कि उनकी ड्यूटी है, उनका गुज़र बसर उसी में होता है, तो उस शख्स के लिए भी हुक्म ये है कि वो ज़कात दे सकता है। उसके बाद फिर जिसे कह लें कि आप कर्ज़दार जिसे ऐसा कर्ज़दार कि इतना मजबूर है कि वो बेचारा कर्ज़ अदा नहीं कर पा, तो हुक्म ये कि आप उसको ज़कात दें ताकि वो अपना कर्ज अदा करके वो मकरूज़ जो एक मामला है उससे वो निजात पा ले। फिर तीसरा, उसके बाद जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ग़ुलाम, अब तो ज़ाहिर सी बात है ग़ुलाम नहीं होते, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपके पास नौकर हैं, चाकर हैं। ग़ुलाम के लिए हुक्म ये था कि पहले ज़माने में जैसे ग़ुलाम होते थे, बहुत से इंसान ग़ुलामी से आज़ादी चाहता है, कोई भी इंसान हो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे पास माल है तो उन ऐसे लोगों जो ग़ुलाम थे उनको तुम दो ताकि उनका मालिक उन्हें आज़ाद कर दे, तो इसलिए फरमाया कि ग़ुलाम को। इसी तरीके से ऐसा मुसाफिर जो सफ़र के लिए निकला कि इनके असबाब नहीं था और माल ख़त्म हो गया, ना उसके पास कोई ऐसा कोई जान पहचान वाला भी, तो उसको भी आप ज़कात दे सकते हैं। इसी तरीके से अल्लाह की राह में निकलने वाले, अल्लाह की राह में निकलने से क्या मुराद है कि जो जैसे मदारिस के अंदर जो बच्चे तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं, इस तरह जो यतीम हैं, या फिर मदारिस में जो उलमा दीन की, तो इनके बारे में फरमाया कि इनके पर ज़कात देना वाला। अच्छा मोहसिन भाई, इसमें दो पॉइंट्स आते हैं। एक आपने कहा कि जिस पे कर्जा हो, तो हमारे तो सियासतदान हैं उन पे भी कर्जा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने भी बैंक से कर्जा लिया है, लोग कर्जे लेके पूरे घर बना लेते थे, वो भी ज़कात के मुस्तहिक़? नहीं, ऐसी बात नहीं। कर्जे से क्या मुराद है? इतना कर्जा कि एक बंदा जो कर्जा दे रहा है तो उसका वो कर्ज से निजात पा रहा है, तो ऐसा मकरूज, और ऐसे अल्लाह माफ़ फरमाए, तो फिर तो यही तो बात है कि हमारे बड़े बड़े हुक्मरान ने कर्जा माफ़ फरमा लिया कि हम तो मकरूज हैं, लेकिन शरई तौर पे वो मकरूज जो एक जिसकी माली हालत इतनी हो कि जब एक शख्स जिससे उसने कर्जा लिया एक फ़र्ज से और वो कर्जा अदा हो सकता है, तो उसके लिए होगा। अच्छा, दूसरा आपने कहा था कि ग़ुलामों को, हमारे यहाँ एक ये कॉन्सेप्ट बहुत है कि जब हमारे घर में जो काम करने वाले हो रहे होते हैं हम उनको ज़कात दे दें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर हमारा एक एहसान वाला फॉर्म आया था कि यार मैंने सुना है कि हमने इसको इतनी ज़कात दी, या ज़कात देने के बाद कहते हैं यार ये एक्स्ट्रा सफाई कर देना, क्या ये फिर उनकी ज़कात कबूल होगी? नहीं। देखिए, पहली बात तो ये ग़ुलामों से क्या मुराद है वो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल। लेकिन अगर नौकर जो है आपका, बहुत से ऐसे सर्वेंट होते हैं जो वाकई साहिब हैसियत भी होते हैं। मिसाल के तौर पे ये याद रखिएगा 4 मसारिफ हैं, यानी कि 4 तरीके यानी कि जिन पर ज़कात लाजिम आती है, यानी सोना हो आपके पास, चांदी हो आपके पास, रुपया यानी नकद हो आपके पास, या माल तिजारत हो। ये 4 चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक भी चीज़ होगी तो आप पर ज़कात लाजिम आ जाएगी। अच्छा, बहुत से बच्चे नाबालिग होते हैं लेकिन उनके नाम पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उन पे ज़कात बनती है? देखिए, नाबालिग, अब इसकी एक मुख्तसर मिसाल ले लीजिए कि नाबालिग चाहे कितनी भी जायदाद हो, अगर उनके नाम पर हो गई है तो जब तक वो बालिग नहीं होते उन पर कोई ज़कात नहीं। ठीक है, बहुत से और भी हमारे ज़ाहिर सवाल होते हैं ज़कात के हवाले से, लेकिन ज़कात बिल्कुल देनी चाहिए। जी मौसम एक सवाल, अच्छा, यतीमों का भी यही है कि अगर यतीम नाबालिग है और उसके माँ बाप भी नहीं और उस पर भी जायदाद है, तो जब तक वो बालिग नहीं हो जाता, भले साल गुजरता रहे, बालिग होने से पहले उन पर भी कोई ज़कात नहीं। बिल्कुल। सियाद भाई, ब्रेक से पहले एक बात आप लोग कर रहे थे जो मैंने सोचा था कि इसको ज़रूर सवाल बनाऊंगा। हमारे यहाँ अब जो यंग टैलेंट आ रहा है, हमें किसी से कोई वो नहीं, बहुत अच्छे भी हैं, उसमें एक अल्फाज ये ज़रूर बोलते हैं कि हमने एक्टिंग पढ़ी है, हम एक्टिंग पढ़ के आए हैं, और उसमें ये होता है कि अगर कोई किसी को समझाए तो बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं, जबकि एक बहुत अच्छी बात है। अगर मैं सही मेज़बानी नहीं कर रहा और मुझे कोई बहुत सीनियर समझाएगा तो मैं कहूँगा हाँ ज़ाहिर है इन्होंने नोटिस किया है तो उसमें कुछ है। ऐसा क्या हो गया कि मतलब एक्टिंग, अभी आपने कहा कि ना कोई सिखा सकता है, रिफाइन करता है, ये एक्टिंग की पढ़ाई जो होती है ये क्या होती है? देखिए, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात है। पढ़ाई का मकसद उसने थ्योरी देखी है, उसको एक्टिंग की, जो चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो इसके बनाए हुए हैं इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, वहाँ से उसने, लेकिन पढ़ने का मकसद ये नहीं हो गया कि आप प्रैक्टिकल भी अच्छा करें, कि आप प्रैक्टिकल भी अच्छा करें। आपने पढ़ी, आप समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने पढ़ी है।
इसका मकसद ये नहीं है कि आप एक अच्छे एक्टर हो गए, अगर एक्टिंग पढ़िए या डायरेक्शन पढ़िए, जो कुछ भी पढ़ा है वो आपके काम ज़रूर आता है। देखिए, तालीम काम आती है। तालीम ज़रूर काम आती है, लेकिन वो जो आप जो उसका जो आप ये अल्फाज कहते हैं ये अल्फाज के मैं जी परफेक्ट हो गया हूँ पढ़ मैं के, ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। उसे हम आज भी ये देखिए 50-52 साल के बाद भी कोई ड्रामा कर रहे होते हैं तो हम आज भी उसको ऐसे देख रहे होते हैं जैसे पहला कर रहे हैं। आहा, वाह, कोशिश ये होती है हम छोटों से भी सीखते हैं सर, बड़ों से भी सीखते हैं। छोटा भी कोई अच्छी बात कर, हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे एक्टर हैं, बड़े अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, डायरेक्टर्स में भी और एक्टर्स में भी, और हर शोबे में बड़े टैलेंटेड लोग हैं, नो डाउट। बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे साथ। बिल्कुल जी, इस बात को भी हम कंटिन्यू मजीद करेंगे कि अगर ये बात थी कि पढ़ाई के बाद अच्छे एक्टर बनते हैं, तो हमारे जितने भी पुराने एक्टर्स हैं, जिसका नाम लो, जो लेजेंड्स हैं, उनमें से किसी ने एक्टिंग पढ़ी नहीं थी और मजीद वक्त के साथ उनकी एक्टिंग और अच्छी हो रही है। लेकिन पढ़ाई बिल्कुल ज़रूरी है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारा सहरी का दस्तरखान जो है लगा हुआ है और हमारे मेहमान सहरी कर रहे हैं। और अब पूछना ये है कि जो मानूर ने क्या बनाया था, आपने हरी तिकियानी। हरी तिकियानी बनाई थी, वो कैसी लगी? शहजाद भाई आप बताएं, कैसा बनाया? सर पहले तो मैंने नाम याद किया, बहुत मुश्किल नाम है। नाम याद किया, हरी तिकियानी। उससे ज़्यादा कहीं मज़ेदार है, जैसा नाम है बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी Thank you. बना है। और इसमें मुनासिब मिर्चें हैं, मुनासिब नमक है, मुनासिब चीज़ें इस्तेमाल करके एक अच्छी चीज़ बना के आपने नाम रखा उसका हरी तिकियानी। हरी तिकियानी। शहजाद भाई आपको पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये हरी तिकियानी बिलोंग कहाँ से करती है? हाँ, किस उससे अब ये belong बताओ। करती है? सबसे ये पहले- नाम रख लेते हैं, खुद नहीं मुझे नहीं, लग मैं रहा है। बताती हूँ। आपने हैदराबादी लोगों को तो जानते ही होंगे, वो उनके खाने ज़्यादातर खट्टे होते हैं और उनके खानों को थोड़ा सा हमारे खानों से रिलेट करके मैंने हरी तिकियानी रखा है, क्योंकि हम लोगों का टेस्ट है चटपटा, दिल्ली वालों का। अच्छा, एक आप दिल्ली तरीके- से ताल्लुक जी रखते हैं, बिल्कुल। अच्छा, और हैदराबादियों का टेस्ट चले, है वो ज़रा तो फिर खट्टे पे। मैं इसलिए मैं भी दिल्ली से ही ताल्लुक रखता हूँ, तो तभी। इसलिए मुझे मिर्चें इसलिए- इसमें मुनासिब लगी। जी, चिकन इसलिए मैंने उससे रिलेट करके दोनों को एक तरीके से जगहों को एक किया, अच्छा, अच्छा। mix अच्छा, किया। कहते हैं वैसे दिल्ली वाले खाने बहुत अच्छे बनाते हैं, खाने के भी शौकीन होते हैं और बनाते ही बहुत अच्छे। हाँ, बिल्कुल। माशाल्लाह, मेरी बेगम बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। ये सब मेरे जितने हमारी भी दोस्त हैं, बेगमात, सब मुतारिफ हैं बहुत उसके, मेरी बेगम के। ये तो एक भाई क्वालिटी होती है। अच्छा, ये जो हमारा सेगमेंट होता है, इसमें हम थोड़ा बचपन भी जानते हैं कि बचपन कैसा था और बचपन में कैसे थे, शरारती थे, कोई बचपन की ऐसी यादें। शहजाद भाई आपसे शुरू करूँगा, बचपन में आप कैसे थे, शरारतें किस तरह की थी? तो आजकल की शरारतें बड़ी ख़तरनाक है, ये हमारी माएँ बहुत बेहतर जानती थी। बर्दाश्त कैसे करती थी हम? सर हम लेट आते थे, किसी ऐसे बात में नहीं होते थे। हमारे अब्बा कहते थे 6 बजे घर आ, हाँ, ये बड़ा वो वर्ड। 6 बजे घर आ जाओ, सूरज मगरिब से गुरूब पहले। ना मगरिब सूरज से गुरूब ना हो। अब क्रिकेट खेल रहे हैं अगर, तो बैटिंग तो आई नहीं अभी, हाँ, तो अब 6 बजे कैसे आ जाए घर? तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमें 9 बजे तक का टाइम हमारा बढ़ के यहाँ तक आ गया। सर हम जब नहीं आ पाते थे ना, अब ड्रामा करते हैं, आए लेट, तो हमारे अब्बा पूछते थे कि कहाँ है भाई, वो आया है कि नहीं आया? तो हमारी अम्मी ने पहले से वो तकिए रख के अरे लिहाफ डाल दिया। मेरे ख्याल में सबके साथ यही होता होगा, लिहाफ डाल दिया, हाँ आ गया वो तो, कब का सो गया? अब्बा है, अच्छा सो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, लिहाफ उठाया, वेरी गुड, हाँ सो रहा है, चलो ठीक है सोना। फिर कहते थे कि मेरी जायदाद है, बिल्कुल उससे बेखबर ना हो। तो हम एक मरतबा आए तो हमारे यहाँ मुर्गी का डरबा था, जो अब अगर देखें तो इतना सा लगेगा, वो उस वक्त हमें बहुत बड़ा लगता था। अब हमारे अब्बा बैठे हुए हमें ही पूछ रहे हैं, तो हम आए, अब कहाँ छुपें? तो मुर्गी का डरबे का दरवाज़ा था जो शायद इतना ऊंचा हो, उसमें से अंदर चले गए और बैठ गए। अब मुर्गियाँ बोलना शुरू, मुर्गे शुरू। तो हम उनको चुप कर रहे हैं। तो हमारे अब्बा ने अम्मी से कहा, वो आ गया। कहने नहीं
तो आया हुआ होगा। नहीं नहीं अभी आया है, मुर्गी के डरबी में अरे जाओ लेके। तो ऐसी ऐसी बातें होती थी जो हम भूल नहीं सकते। और वो रिकॉल होती हैं तो बंदा बड़ा, अब ज़ाहिर है बचपन हर किसी का बड़ा खूबसूरत होता है, जब रिकॉल करते हैं तो बहुत सी यादें होती हैं। शहजाद भाई आपका किस तरह का बचपन, इसी तरह की शरारतें थी आप? मैं ज़्यादा था, इनसे भी ज़्यादा शरारती अच्छा। था मैं। और अल्लाह बख्शे मेरे वालिद वो बहुत ठुकाई किया करते थे मेरी, बहुत ठुकाई हुई है जी। और वाकई मैं बहुत पिटा हूँ अपने वालिद से। अब वालदा तो ज़ाहिर एक ढाल होती हैं औलाद की, वो तो बेचारी, लेकिन अब्बा मेरे ज़रा थोड़े गुस्से के थे। और शायद आज जिस थोड़ा सा भी मैं, मेरे गुफ्तगू का अंदाज़ या मेरा रहन सहन रख रखाव, वो उन्हीं बातों की वजह से है, वरना शायद वो इस तरह का नहीं होता। बिल्कुल। तो वालिद की उस ठुकाई ने मेरी तरबियत में बड़ा असर डाला। बिल्कुल आता है हाँ, जो- और तरबियत का हिस्सा थी बस- ठुकाई। ठुकाई जो है ना तरबियत का। हाँ, बहुत ज़रूरी है, ठुकाई होनी भी चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना, अल्लाह रहम करे, हम तो अपने वालिद से कोई चीज़ मांगने की जसारत भी नहीं कर सकते हिम्मत थे। नहीं होती थी। अम्मा से कहते थे कि यार अम्मा ये लेना है, शूज़ लेना है या कोई और चीज़ लेनी है। और वो अब्बू के मूड पे होता था, जी, अच्छा मूड है तो बालों ठीक की है। कटिंग तो सवाल ही नहीं ओह, पैदा होता ना। सही बात है। मतलब आप अपनी मर्जी की करा के आ जाएं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जो फौजी कट बाल हाँ, कटने हैं, वो छोटे-छोटे वही ही थे। बिल्कुल। टाइट पैंट नहीं खरीद सकते। लंबे वाले जूते जो आगे से मोटे होते थे वो नहीं पहन सकते। हाँ अब वो इतने बड़े पांचों की पैंट दिला दी। हाँ। अब हम रोते हुए आ रहे हैं। तो दूसरे कह रहे हैं देखना ये क्यों रो रहा है बच्चा। तो कह रहे हैं आपको पता आपने नहीं ली, आपने अपने बच्चों को दिलाई टाइट पैंट? कह नहीं। तो कहना मैंने भी नहीं दिलाई। ये बातें बड़ी होती चलिए, असल मैं आपको एक बड़ा बैठ मजे नहीं का सकते वाकया थे। सुनाऊं। मैंने जब इस इंडस्ट्री में फंक्शन वगैरह ये वो जब हमने शुरू किए, वैरायटी शोज वगैरह, तो मैंने यार कान में बुंदा एक वो जो गन फैशन- से जो हाँ, वो करते हैं ना, वो फैशन फैशन वो। के तौर पे मैंने भी कर लिया। अब वो मैंने करवा लिया दोपहर के टाइम। अब शाम को मैंने सोचा, मैंने कहा यार घर भी तो जाना है, तो अब्बा को क्या जवाब दूंगा मैं। अल्लाह आप बिलीव करो, मैंने उसको ऐसे ऐसे, अब वो गन से पेस्ट हुआ होता है ना, तो बहुत मुश्किल से निकलता है, लेकिन मैंने उसको कर कर मेरे यहाँ सारा खून बह रहा था और मैंने वो बुंदा निकाल लिया, सिर्फ अपने वालिद के खौफ से। आज करेगा कोई बच्चा ऐसा? नहीं भाई। ये चीज़। और शहजाद भाई तभी उस वक्त का जो दौर था, जो मैं अपनी भी बात करूंगा कि जब मैं, ज़ाहिर है हमारी हिम्मत नहीं होती थी ऐसे ही वही है। बाल कटने, वो स्कूल में अगर गलती से कभी सन ग्लासेस में देख लिया, अब तो KG 2 का बच्चा है वो भी सन ग्लास लगा के जा हाँ रहा है। जी, ये बड़े बड़े बाल ऐसे जुल्फे लहरा रही मुझे हैं। जो शर्ट्स के पहले चलते थे ना, ये वाली शर्ट, ये कॉलर और ये बटन आते थे, तो ये बड़े बूढ़े बुजुर्ग ये पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल, ये गुंडों की जैसी कपड़े का ये अल्फाज बोलता हूँ। ये। अच्छा अब हमने एक दोस्त से लेके एक शादी में चले गए पहन के, क्या पता था कि रास्ते में अब्बा मिल जाएंगे, और उन्होंने देखा यूँ, इधर आओ, कुछ नहीं बोले। कहाँ जी वो शादी से आ रहे हैं। अच्छा जल्दी घर आओ। बस उसके बाद गई अब है। जो गए तो उतार के पहले उसको रखा, दूसरी शर्ट पहन के, फिर कहना वो कहाँ है जो तुम कपड़े पहने हुए थे? कहने किसकी थी वो शर्ट? मेरे दोस्त की थी। क्यों मांगी? और ऐसे कपड़े पहने? ये वो जो हैंगर होते थे ना, हैंगर, उसकी तार उसमें hang यूं, कर दिया। तार यूं किया नहीं, तार पहले खोला उसको। तार यूं खोला तो लकड़ी निकल आई, उसके बीच में होती थी। लकड़ी हुई। कितने बटन थे तुम्हारी शहजाद शर्ट भाई में? बहुत दुबले पतले थे, बहुत दुबले पतले थे शहजाद भाई अपनी उसमें जवानी में और लड़कपन में। वो इसलिए ज़रा मैंने कहा कि हैंग तो नहीं कर दिया था आपको कहीं? नहीं वो उससे कितने बटन थे बेटे वो तुम्हारे यहाँ से यहाँ अल्लाह तक? अकबर। मैंने कहा पता नहीं, कोई 8-10 तो होंगे। बस 8-10 ही Good. पड़े। वो 8-10। और आप यकीन करें उसके बाद मैं याद है कि ना मैंने कभी बनवाई वो शर्ट, ना कभी पहनी। अच्छा, लेकिन ये एक तरीके से बहुत अच्छा भी था। एक आपको फियर होता था कि वालिद हैं, घर में आएंगे तो बंदे को बिल्कुल है। डर होना। सिगरेट तो बहुत दूर की बात है, हाँ, शुरू इस भी तरह की हुई चीजें तो- तब कोई करता भी था तो वो 6 गलियां छोड़ के कि भाई हमारा जी, मोहल्ला जी, तो हो ही जी, ना। जी। और ये भी डर था कि कोई बड़ा ना आ जाए, कोई अब भी। जैसे ऐसे ही होता था। जैसे एक
बॉटल थी, मुझे याद है आज तक, शीशे की इतनी बड़ी, और वो कीमती होगी ज़ाहिर है, वो रखी थी तो वो मुझसे टूट गई। अब्बा के वो किसी काम की थी ज़ाहिर है, अब्बा आए तो ये कैसे टूटी? तो ज़रा गुस्सा उनको था, तेज़ थे, जैसे शाहिद शहजाद भाई के अब्बा। तो मेरी अम्मी ने कहा ये मुझसे टूट गई। अब ये माँ है, कैरेक्टर देखें आप, ये मुझसे टूट गई। उन्होंने कहा मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं इससे पूछ रहा हूँ। वो मौका दे रहे हैं कि क्या झूठ बोलता है या सच बोलता है। मैंने आपसे नहीं पूछा। अम्मी कह रही मुझसे टूट गई थी, तो कह रही नहीं मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं इससे पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा, मैंने एक फिक्शन ऑफ सेकंड में फैसला किया कि झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि यही था घर की तरबियत। मैंने कहा जी मुझसे टूटी थी। अच्छा चोट तो नहीं लगी है, शीशा विशा तो नहीं लगा? गुड, ख्याल से बेटे ऐसे। तो हम बाप हैं तो शफकत भी होगी। सर ये एहसास हो गया हमें कि सच बोलने पे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल। झूठ बोलने पे पिटेंगे भी। और सही बात। अच्छा, और एक चीज़ सिद्धार्थ भाई मैंने ये भी देखी कि पहले अगर झगड़ा होता था बच्चों का आपस में और किसी के भी वालिद आ जाएं तो सारे ही बच्चे खामोश होते थे। अब तो ये है कि किसी के वालिद आए, किसी के दादा आए, अगर सामने वाले की तरबियत है तो वो बदतमीजी भी करेगा। पहले के दौर में तो किसी के भी वालिद आ जाए बात खत्म हो जाती थी। भाई देखिए, शहरी बात यह है कि पहले ज़माने में अगर हमने महल्ले में कोई शरारत की है और किसी महल्ले वाले ने झूठी सच्ची जैसी भी बता दिया, हमारे वालिदैन को जाकर शिकायत लगा दी, तो उनको ये नहीं पूछना कि तुमने किया है या नहीं किया, बस क्योंकि उन्होंने कह दिया है बात का तो आपकी पिटाई है। अरे भाई, हम बस ये कहते थे कि बात तो सुन लीजिए पहले हमारी, कि हमने किया क्या है क्या नहीं किया। उन्होंने बताया, उन्होंने बताया। बड़ों का ये होता था कि आप ये था। आप गए सामने उनके, उसके बाद पहले ही उन्होंने कहा बेटे कोई सलाम दुआ नहीं है? हाँ, ये ज़रूर बात, सलाम करना चाहिए। जी जी जी, आदाब। वही ना, ये तरबियत का हिस्सा था। और तभी ये उस वक्त में ये था कि बड़ों की एक इज्जत थी। आप आज तो बहरहाल एक अजीब ही नफसा नफसी का दौर है। अच्छा, हमारी जो फील्ड में अब जो नए टैलेंट आते हैं, आप क्या देख रहे हैं? जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो एक तरीके से खुद एक इंस्टीट्यूट है, जिनको देख के सभी ने सीखा है, अब आपको इस तरह इज्जत का वो नज़र आता है? मतलब इस तरह इज्जत होती है? फुकदान तो फुकदान है, बहुत बड़ा फुकदान है। और ये फिर वही रीज़न है कि जो शुरू में घर से ही नहीं मिली, जिनको वो बड़ों हाँ, को इज्जत शायद क्या देंगे। उसका ये भी एक रीज़न हो सकता है। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है जो घर की तरबियत बचपन से इंसान के अंदर सलाम करने की डाल दें तो रोड पे जो भी नज़र आता है आपके मुंह से ऑटोमेटिकली सलाम निकल जाता है अगर आपकी आई कांटेक्ट। पहले तो ये था कि निकले, एक बुजुर्ग हैं जिन उनके वालिद हैं, वो दिन में 6 दफ़ा टकराए, 6 दफ़ा सलाम, और ये हकीकत है। यार मैंने खुद अपनी आंखों से एक सेट पर देखा कि एक हमारे बहुत ही सीनियर एक्टर वहाँ पर आए, मैं नाम नहीं किसी का भी लूँगा, और वो एक साहब बैठे हुए थे और वो टांग पे टांग रख के और वो जूता हिला रहे हैं और अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं। और अब वो मतलब यार आप आ गए हैं तो उनको उठ के सलाम तो कर लो, कम से कम कुर्सी पेश कर दो, कुछ कर दो। दिस इज़ वेरी बैड यार। मतलब वही आपकी बात को बड़ा करूँगा कि ये घर से असल में ये सारा जी घर की तमाम तरबियत होती है। और मुझे भी बड़ा अफसोस होता है देख के कि अगर कोई आर्टिस्ट है, उसने अभी नई फील्ड में कदम रखा है, देखें इज्जत देने से आपको इज्जत मिलेगी, जिस तरह आपका रवैया होगा, और ये अल्लाह ताला को भी पसंद है। और अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप कुछ बन गए तो वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, और बस अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि वो अपने बड़ों की इज्जत करें। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आज़ाद। ज़मान भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आए। आपके साहबजादे आ रहे थे और उनसे दरख्वास्त कर रहे थे हम कि ज़मान भाई आएँ, और पाकिस्तान को फ़ख्र है आप पे। जिस तरह आप यकीन माने जब आप पढ़ रहे होते हैं तो दिल चाहता है कि सुनते रहो, नशरियात भी होती है और हम कहीं और ही चले जाते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दें। अल्लाह पाक आज टीवी को और जितने यहाँ के स्टाफ के लोग हैं, हमारे भाई जितने भी हैं, और शेरी भाई, शहजाद भाई, असलम भाई, जमा साहब, आप लोग इतना प्यार करते हैं तो आना तो पड़ता ही है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सर जीते रहे सर। शुक्रिया, बहुत
बहुत अहम वक्त होता है जी ये, क्योंकि थोड़ी देर में अज़ान फ़जर भी हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अल्फाज मुँह से निकालें, दुआ करें हमारे लिए, अपने लिए, ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। मानूर, क्या सवाल है आपके मोहसिन भाई के लिए? जी, मैं जानना चाहूँगी क्या हम ज़कात गैर मुस्लिम को दी जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे ज़कात के निसाब में जिन लोगों को ज़कात देने का हुक्म है उनमें है मौलिफ़तुल क़ुलूब। मौलिफ़तुल क़ुलूब वो अशख़ास होते हैं जो कि मुसलमान नहीं होते, काफिर होते हैं, लेकिन उनकी रग़बत यानी इस्लाम की तरफ रग़बत दिलाने के लिए या उनका दिल इस्लाम की तरफ मोड़ने के लिए अगर आप उनको ज़कात देते हैं, कि ज़कात इसलिए दे रहे हैं कि शायद वो गरीब हैं, मिस्कीन हैं और वो काफिर हैं, लेकिन वो ये ज़कात लेकर हो सकता है और अल्लाह के दीन की तरफ राग़िब हो जाएं, इन्हें मौलिफ़तुल क़ुलूब कहा जाता है। तो ऐसे शख्स को ज़कात दिया जा सकता है, भले वो काफिर क्यों ना हो। और अगर घर हम किराए पर दें तो क्या उस पर ज़कात होती है? देखिए, मैंने कहा ना, माल तिजारत कोई भी, मिसाल के तौर पर बिज़ाती आपका मकान है, लेकिन आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी इसलिए कि आप उसे किराए पर दे रहे हैं, तो किराए पर तो ज़कात होगी। इसी तरीके से अगर आप कोई चीज़, दुकान आपकी अपनी है लेकिन दुकान आपने कारोबार के लिए किसी को दिए तो उस पर ज़कात होगी, लेकिन आप खुद कारोबार कर रहे हैं या खुद बिज़ाते ही, तो मामलात अलग होते हैं। तो शरीयत ने, मैंने मतलब 4 चीज़ें आप यहाँ रखिएगा, सोना, चांदी, नकद रुपया, या फिर आपका जो भी चीज़ जो तिजारत के लिए आप इस्तेमाल करें उसे माल तिजारत कहते हैं, इन पर ज़कात। अच्छा मोहसिन भाई, अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप के पास पैसा होता है, क्या माँ बाप अपनी औलाद को ज़कात दे सकती है? और बहन भाइयों में भी ऐसा होता है कि कुछ जो होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं, कुछ के हालात इतने अच्छे नहीं होते, तो क्या बहन भाइयों में आपस में ज़कात दी जा सकती है? देखिए, माँ बाप का तो जो आपने सवाल किया तो जाहिर सी बात है वो तो औलाद है, और औलाद ना माँ बाप को दे सकते हैं ना माँ बाप औलाद को दे सकते हैं, शरई मसला समझ लीजिएगा। ठीक है। ये अलग बात है कि बहन भाई आपस में ज़कात दे सकते हैं कि अगर वाक़ईतन भाई कमज़ोर है तो बहन दे दे, लेकिन अगर भाई यानी कि साहिब हैसियत है और बहन कमज़ोर है तो वो उसको ज़कात दे सकता है, लेकिन कोशिश की जाए कि बहन को ऐसी भी इमदाद दिया जाए कि उस ज़कात की नौबत ना आए, लेकिन शरीयत ने इजाज़त दी है कि बहन को ज़कात दे। अच्छा, सैयद जो होते हैं, क्या एक तो ये है कि सैयद ज़कात नहीं ले सकते, लेकिन क्या सैयद को ज़कात दे सकते हैं? इसमें फ़ुक़हा में इख्तलाफ है। इसमें बहुत से फ़ुक़हा कहते हैं कि सैयद को ज़कात दे सकते हैं, लेकिन जमहूर का फ़ैसला ये कि उनको आप ज़कात ना दें, हदिया दें, क्योंकि हदिया तोहफ़ा होता है और उनके लिए तोहफ़ा ही है बेहतर है। तो मेरे लिहाज से भी कोशिश ये है कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि उनको तोहफ़ा दिया जाए, ना कि ज़कात दी जाए। लेकिन बाज़ फ़ुक़हा कहते हैं ज़कात सैयद को दे सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे ये है कि उनको हदिया दी जाए, ज़कात ना दी जाए। ये हर चीज़ से बच जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे बेगम के पास जेवर होता है तो उसकी ज़कात शौहर अदा कर सकता है या फिर बेगम को ही अदा करनी होगी? मैं बात कर रहा हूँ जेवर की। अच्छा देखें, बात फिर वाकई जेवर 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी, इस पर पूरा साल गुजर जाए फिर ज़कात होती है, पहली बात है। और अगर शौहर ने यानी कि घर वालों ने जहेज के तौर पे ज़कात दी है या शौहर ने सोना जो दिया है, अब वो माल अगर बीवी का अपना हो गया है यानी सोने की सूरत में, तो ज़कात तो बीवी पर फ़र्ज़ है। लेकिन बात यह है कि घर से वाली बीवी कमाती नहीं है या बीवी के पास कैश ऐसा नहीं है, तो शौहर इजाज़त लेगा कि क्या मैं तुम्हारी ज़कात अदा कर दूं, तो फिर तो ज़कात अदा हो जाएगी। अच्छा, और एक चीज़ ये होती है कि अक्सर लोग, लेकिन फ़र्ज़ किस पर है? बेगम पे है। अच्छा, अक्सर लोग ये भी करते हैं कि ज़कात पूरे साल निकालते हैं। क्या ज़कात हमें रमज़ान अल मुबारक के महीने में ही निकालनी है या हम पूरे साल ज़कात निकाल सकते हैं? देखिए, शरीयत ने कोई पाबंदी इख्तियार नहीं की, लेकिन आपको जैसे मालूम है कि मेरा जो माल है वो पूरे साल रखा, मतलब कि उसमें कमी हो जाएगी, लेकिन आखिर में वो पूरा माल 1 साल उस पर गुजर जाएगा। और आप अगर इसी तरह हेल्प महीनावार या हफ्तावार लोगों की करते रहते हैं और ज़कात के पैसे से करते हैं, तो आपको मालूम है कि मेरी ज़कात इस तरह अदा हो सकती है। तो शरीयत ने पाबंदी नहीं किया है, आप साल में 1 मरतबा भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी देते हैं। लेकिन असल मसला तो लोग सवाब की हैसियत को देखते हुए, जैसे रमज़ान है, रमज़ान में सवाब बढ़ जाता है, तो सवाब बढ़ जाने की वजह से लोग इस वजह से साल पूरा होने के बाद रमज़ान में देते हैं। इस बात। अच्छा, फ़ितरे के बारे में अगर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि फ़ितरा क्या है, उसको देने का हुक्म किस तरह है? देखिए, फ़ितरा जो है ना, ये एक ऐसा वाजिब है। देखिए, जैसे ज़कात है, ज़कात के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 चीज़ें होनी चाहिए, तो वो साहिब ज़कात हो गया। फ़ितरे से मुराद ये कि जो भी हाजत असलिया है उससे ज़ायद माल हो, मिसाल के तौर पे वो उन सब पर फ़ितरा वाजिब है। फ़ितरा है क्या? 2 सेर गंदुम जो होता है उसकी जितनी रकम जो
ये अदना से अदना फितरा, यानी 140 रुपये बनते हैं आज के लिहाज से, वो हर मुसलमान आकिल बालिग जो है वो फितरा देगा। अब किस पर वाजिब है? वाजिब से मुराद ये कि जो हाजत असलिया किससे जायद माल है। माल से क्या मुराद है? जैसे आपके पास पहनने के 4 कपड़े होते हैं लेकिन जायद कपड़े 10 से 12 कपड़े हैं, ठीक है, तो जायद हो गया ना। आप अच्छे लग्जरी पर्दे के अलावा आम पर्दा भी घर में लगा सकते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा पर्दा लगाया हुआ तो इसका मतलब जायद माल हो गया। यानी अम्मू तरह एक बंदे के पास 60,000 रुपये तक की रकम हो, जो 52 तोला चांदी बन जाती, इतने रकम है बंदे के पास, तो उस पर वाजिब है फितरा देना। अब फितरे के जी आपके बता रहे थे, कुछ बता रहे। फितरे का हुक्म यह है कि नमाज ईद उल फितर की जब नमाज होती है उससे पहले पहले अदा करना वाजिब है। अगर कोशिश की जाए कि खुद बंदा जिस पर वाजिब वो अदा कर दे, वरना घर का बड़ा सरबराह भी अदा कर सकता है, लेकिन हर एक को फितरा देना होगा। और नाबालिग का जो फितरा है वो भी देना होगा। जिस बच्चे ने एक सांस ली है दुनिया में आके, उसका भी फितरा देना होगा। अच्छा, जैसे अगर फितरा नमाज से के बाद अदा करें तो वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, फितरा अदा हो जाएगा लेकिन मकबूल नहीं होगा। अच्छा, मकबूल नहीं होगा। मकबूल अल्लाह की बारगाह में नमाज से पहले है। याद रखिएगा जितनी भी आप रमज़ान में इबादत करते हैं, उन इबादत को हदीस में आता है अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान के दरमियान वस्फ में मुअल्लक़ कर देता है। यानी इबादत कबूल तब होती है जब बंदा फितरा देता है। अच्छा, जैसे फितरे की रकम होती है, क्या हम वो अपने मुस्तहक़ रिश्तेदारों को दे सकते हैं? नहीं, सबसे पहला हक ही उनका है। अच्छा, बिल्कुल। आप सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों में ढूंढें, चाहे आपके दूर के कज़न हो या करीब के कज़न हो। उसके बाद अपने पड़ोसियों में देखें जो आपके पड़ोस में, उसके बाद फिर आप अहले महल्ला में या फिर आप दीगर जिनको देना चाहें। और जैसे अगर कोई फितरा नहीं अदा करता, इसके लिए क्या हुक्म है? देखिए, जो नहीं अदा कर रहा तो जाहिर सी बात है, मैंने आपके सामने हदीस रखी है कि उसने इतनी रमज़ान में मेहनत की, दिन को रोज़े रख रहा है, रात को कुरान की तिलावत कर रहा है, सारी इबादत, वो सारी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं हुई, वो रुकी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर एक फ़ाइल आगे ना जाए, नौकरी नहीं लगेगी, सब कुछ है, टैलेंट भी है, बंदा कामयाब भी है, पास भी है, लेकिन क्या फाइल ही आगे नहीं गई, तो फिर साइन कैसे होगा? अच्छा, जैसे हम किसी को ज़कात देते हैं, फितरे की रकम देते हैं, उसको बताना ज़रूरी होता है कि मैं तुम्हें ये ज़कात की? ये शरई बड़ा अहम मसला है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार अगर हम ज़कात बताएंगे नहीं तो फिर ये क्या होगा। यहाँ तक हुक्म है, अल्लाह फरमाता है कि अपने एहसान के ज़रिए और जतला कर ज़कात देने से तुम्हारा माल बर्बाद हो जाएगा। ये हुक्म है। तो इसलिए फरमाया गया तुम किसी को सबसे पहले, अगर आपको मालूम है ना कि वो ज़कात का मुस्तहिक है, तो आप उसको चुपचाप फितरा भी और ज़कात भी दे सकते हैं। अगर एक वाक़ा थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं, याद है कि ज़कात इतनी बड़ी नेमत है। हुजूर के ज़माने में, हुजूर मदीना मुनव्वरा में, हुजूर ने हदीस जब लोगों तक पहुँचाई कि अपने माल की हिफाजत करो ज़कात के ज़रिए, यानी हुस्न माली बिज़्ज़काती, कि अपने माल के ज़रिए यानी कि हिफाजत करो ज़कात से। तो एक नसरानी ने, जो काफिर था, उसने सुना, तो वो काफिर था, फिर भी उसने क्या किया कि बोला ठीक है, मैं मोहम्मद के रब के नाम के लिए उनके लिए जो है ज़कात गरीबों में बांट देता हूँ। तो फिर लोगों ने कहा भाई तू तो नसरानी है, तू काफिर है, तेरी ज़कात कहाँ कबूल है? फरमाया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने मोहम्मद के रब के नाम के लिए क्या मेरा माल की हिफाजत होगी या नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो मैं तलवार के जोर पे जाके मोहम्मद से ले लूँगा, नाउज़ुबिल्लाह। ये बात उसने की। अब क्या हुआ कि जो काफिला था, जिस काफिले में उसका माल था, मालूम चला कि थोड़े दिन में कि काफिला टूट गया। अब उसने तमाम मक्के वालों को जमा किया, यानी उस इंसानियों को, आओ मोहम्मद से माल लेने चलते। उसने तो कहा था माल की हिफाजत होगी, मैंने उसके रब के नाम पर दिया है। तो आप यकीन मानिए, जब वो रास्ते से निकला, रास्ते में खत आया कि जो माल लेकर गया था कि भाई मेरे जो ऊँट है उसकी टांग खराब हो गई थी, तो मैं फलां जगह रुक गया था, सारों का माल लुट गया लेकिन तेरा माल बच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल तो सारी बात नहीं। ये सवाल इस वजह से पूछ लिए जाते हैं कि बहुत सी कन्फ्यूजन होती है, हमें भी होती है, आपको भी होती है। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि जी ज़कात या फितरे की रकम बता के नहीं, ज़रूरी नहीं, आपको लगता है तो आप बग़ैर बताए खामोशी से दे सकते हैं। शहजाद भाई, आपने स्टेज पे बहुत काम किया और ये एक बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि उसमें रीटेक नहीं होता। आप जब स्टेज पे आ गए तो आ गए। हमारे स्टेज ड्रामे एक ज़माने में बहुत देखे जाते थे, वो बड़े बड़े जो भारतीय फिल्म स्टार्स हैं उन्होंने कोट भी किए कि हम देखा करते थे। अभी जो एक जवाल आया हुआ है, इसके रीजंस क्या है? देखें, जो स्टेज हो चुका, मैंने बताया था ना कि दौर की बात है। हर दौर में थोड़ा फ़र्क इसलिए आता है कि हमारे रहने सहने का अंदाज़ भी चेंज हो गया है, हमारे और बातों में भी चेंज आया है। लेकिन स्टेज पे शुरू से लेके आखिर तक कितना भी चेंज आ जाए, तो आपके
अखलाक में अखलाकी तकाज़े जो है ना, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ आप उससे हटेंगे तो फैमिलीज़, कभी कभी ऐसा होता था कि फैमिलीज़ उठ के चली जाती थी, उनको कोई बात बेहतर नहीं लगती थी, बिल्कुल। तो दूसरी फैमिली देखती थी तो वो शर्मिंदा ये होती थी कि हम क्यों नहीं उठे, ये उठ गए, हम क्यों नहीं उठे, बात तो बेहतर नहीं की थी इन्होंने। तो हमने अपने छोटों को और बड़ों ने हमें, उनके सामने हम जब, तो उन्होंने समझाया कि जब बात करें तो वो करें जो अपनी माँ बहन के सामने करें, बिल्कुल। ऐसे ही दूसरे की माँ बहन के सामने गुफ्तगू करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि बेहतर बात ही करनी है हमने, बिल्कुल। बात में एक बेहतरी का तकाजा हो। तो ये हम बिल्कुल जब इसको की जा छोड़ देते हैं ना सर, तो फिर प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आती हैं। शहजाद भाई, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, हमारी फील्ड में बहुत से नए लोग भी आना चाहते हैं, जो नया टैलेंट आना चाह रहा है उनके लिए कोई आपका पैगाम? यार पैगाम मेरा यही है कि बस अगर आए तो सिंसियरिटी के साथ काम करें, सीखें काम को, अपने सीनियर्स के उनका अदब करें, उनसे सीखें, उनका जो क्योंकि तजुर्बा ये, है। हाँ, ये काम मतलब आप आ तो जाते हैं, काम मिल बहुत आसानी से जाता है जो आजकल जो हो रहा है, लेकिन ये है कि काम की वो जो क्वालिटी, हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे शहरी, कि वो क्वालिटी जो है ना, वो भाई अब काम की रही नहीं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर किसी का अल्लाह ने नसीब खोला हुआ है, लगा हुआ है, रिस्क मिल रहा है सबको। लेकिन बात यह है कि हम जब, अभी आप स्टेज की बात कर रहे थे शहजाद भाई से, तो जब आप इखलाकियात से गिर जाते हैं ना, तो फिर वहां पे आप पसंदीदगी की नजर से नहीं देखे जाते, बिल्कुल। तनकीद, चाहे वो आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, तनकीद की नजर से देखे जाएंगे। बस। तो बस यही है कि आए भाई, अच्छा है, अच्छे लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं इस फील्ड में, आए और मेहनत से, तनदेही से काम करें, पंक्चुअल होना ही बड़ा हाँ, जरूरी है, जो और बड़ी अच्छा काम करें, और सबसे पहले अपने बड़ों का अदब करें। बिल्कुल जी, अपने बड़ों का अदब करेंगे, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे और सवाल होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है निशस्त का वक्त बहुत कम होता है। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप आए, हमारे लिए एक बड़े ऑनर की बात है, और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। और ज़मान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारी निशस्त में आए। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त इस वक्त ख़त्म हो चुका है, मुझे और मानूर को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।